हेलो एंड वेलकम। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने पढ़ा था क्या, बायोडाइवर्सिटी। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज कैसे हमारा तापमान चेंज हो रहा है पृथ्वी का, उस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। देखेंगे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब चीज़ों के लिए, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है इन सब ये फैक्टर जो है कि जो हमारा पृथ्वी का तापमान है वो डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म आती है इसमें ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किस के कारण होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीज़ हम देखेंगे। पहला देखिए सनलाइट। पृथ्वी पे जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, सन की लाइट। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन। तो सनलाइट में क्या कौन कौन सी लाइटें होती हैं ये हम देखेंगे, कौन कौन सी, जैसे आपने पढ़ा होगा विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब। तो सनलाइट इट कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी तीन प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। ये अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। वेवलेंथ के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। 315 से 400 नैनोमीटर है तो उसे हम कहेंगे ए, बी कहेंगे 280 से 315 नैनोमीटर है, अल्ट्रावायलेट सी कहेंगे 200 से 280 नैनोमीटर है। जो अल्ट्रावायलेट सी होती है कैन बी यूज्ड एज ए जर्मिसाइड एडेड टू 54 नैनोमीटर इन वाटर एंड एयर प्योरीफायर। जो आपने सुना होगा कभी अल्ट्रावायलेट प्योरीफायर, इसमें जो होता है तो ये वाली वेवलेंथ हम यूज करते हैं उसमें। ओजोन प्योरीफायर आपने सुना होगा, ये सब। तो इनके पढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट ए इज कॉज एजिंग एंड रिंकलिंग। अगर ये रेडिएशन हम पे पड़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारे चेहरे पे थोड़ा हम एज दिखने लग जाएंगे, ज़्यादा एज के। और रिंकलिंग मतलब कि हमारे चेहरे पे धब्बे बन जाएंगे। अल्ट्रावायलेट बी होगा कॉज ब्लाइंडनेस एंड स्किन कैंसर। तो इससे क्या होगा, अगर अब जैसे कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेती है पूरा, अगर वो एब्जॉर्ब ना कर पाए और ये पृथ्वी तक आए तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमें ये नुकसान होगा, उससे हमें स्किन कैंसर और ये ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अल्ट्रावायलेट सी मोर डेंजरस, कंप्लीटली स्क्रीन आउट बाय ओजोन लेयर। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ये क्या है, ओजोन लेयर द्वारा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट हम समझेंगे कौन ओजोन लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, कितनी थिकनेस होती है इसकी, और ओजोन लेयर होल से आप क्या मतलब समझते हैं। अच्छा, तो पहला हो गया अल्ट्रावायलेट। अब दूसरा होगा विजिबल, मेक्स एस एबल टू सीन इन सनलाइट। जो हम देख पाते हैं ये, इसे क्या कहते हैं, विजिबल रेडिएशन, जो सनलाइट कंसिस्ट करती है। दूसरा है इंफ्रारेड रेडिएशन, इट्स प्रोवाइड हीटिंग इफेक्ट। जो हमारी जो पृथ्वी है जो गर्म होती है तो ये किसके कारण होती है, इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उसके कारण। अब समझिए, देखिए अब ये यहाँ पे क्या है, ये सनलाइट देखिए इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे पृथ्वी पे, इंसिडेंट लाइट कहेंगे इसे। इसका जो कुछ पार्ट है वो क्या होगा, अर्थ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ इससे वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कुछ जो रेडिएशन वापस जा रहा है ये क्या होगा, ये कुछ गैसों का यहाँ पे ये ब्लैंकेट बना होगा, ये इसे क्या है, रिटेन कर लेंगे, ये इसे वापस जाने नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा, ये ब्लैंकेट में जब ये रेडिएशन वापस नहीं जा पाएगा उसमें वातावरण में, तो उससे क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। और ये सब ये जो बना हुआ है आवरण ऊपर गैसों का, इसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये टर्म कहाँ से लिया गया है इसे समझते हैं। बेसिकली हम पोलर एरियाज़ में जहाँ पे कि 6 महीने ठंड पड़ती है, आपने देखा होगा, वहाँ पे सफिशिएंट लाइट नहीं होती है, तो वहाँ पे कांच के हाउस बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, उनमें क्या है सब्जियाँ और ये सब उगाए जाते हैं। उसमें क्या है, जैसे सन की लाइट पड़ी रात में, वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होता है, जो गिलास के घर में जो लाइट पड़ी, तो जैसे ही वो गर्म होगा वो उसकी हीट को निकलने नहीं देती, तो उसे ही ग्रीन हाउस कहते हैं। तो उसी से ये टर्म लिया गया है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट।
तो ये अब ऐसे ही सेम केस होता है किसके रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, कि इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आ रही है, सूर्य की प्रकाश आ रहा है, लेकिन वो लौट के नहीं जा पा रहा है। किसके कारण? ऊपर जो वातावरण में गैसों का आवरण बना हुआ है उसकी वजह से। तो आप ये समझिए, इसे ही पॉल्यूशन ब्लैंकेट कहते हैं। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर की लगभग जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वो 12 किलोमीटर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर की 50 किलोमीटर होती है, आप ये देख रहे हैं। तो ओजोन लेयर थिकनेस जो आपकी पाई जाती है, जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो 10 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। पॉल्यूशन ब्लैंकेट कंटेन्स ग्रीन हाउस गैसेस विच ट्रैप्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट्स। वही जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी जो हीट वेव्स, उनको ये क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये मत समझिए आप कि पृथ्वी का तापमान एक दिन में इतना बढ़ जाएगा कि 10-15 डिग्री बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता है कि 1-2 डिग्री बढ़ेगा 10-20 साल में, ये वाली बात है। अगर ऐसे हो जाएगा कि एक साथ ही 5 डिग्री बढ़ गया तो तबाही मच जाएगी। दिस ट्रैपिंग फेनोमेनो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको जो बताया, ये जैसे ही गैसों को ये ट्रैप कर लेते हैं उससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल माने विश्व की, वार्मिंग माने क्या, गर्म होना। अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, कौन कौन सी गैस है, कौन सी मोस्ट डेंजरस है, कौन सी क्या है, या किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, H2O वेपर, मोस्ट अबेंडेंट एंड मोस्ट पॉल्यूटेटिंग। ये बाहुल्यता में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वाटर वेपर। वाटर वेपर नथिंग बट जो आपका जो पानी है, जो वाटर बॉडी से, जैसे समुद्र से, नदियों से, या कहीं से भी आपके मतलब खेतों से जो पानी एब्जॉर्ब मतलब जो इवापोरेट होके जा रहा है एनवायरनमेंट में, उसे ही आप क्या कहेंगे, H2O वेपर। तो ये भी किसका काम करेगा, ये भी जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसे ट्रैप करने की का काम करेगा। दूसरा है आपका CO2 और प्राइमरी सोर्स है। CO2 का मेन कारण जो है आप जानते हैं, जिसमें क्या मानव क्रियाकलापों के थ्रू या थ्रू मानव एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनके थ्रू जो CO2 इन्वायरमेंट में एक्सेसिव छोड़ी जा रही है, ये प्राइमरी सोर्स है उसका, जो वो मानव कर रहा है। जैसे कि अभी हम क्या है कि समुद्र पे तो वो लगा नहीं सकते ना कि पूरे पे त्रिपाल डाल दें कि वाटर वेपर ना जा पाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस पे क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं CO2 उत्सर्जन में। जैसे कि ईंट के भट्टे चलते हैं, ईंट के भट्टों से क्या है कि CO2 का उत्सर्जन हो रहा है। बहुत जो इंडस्ट्री चल रही हैं जैसे कि स्टील कारखाने, ये सब, तो ये क्या है, एंथ्रोपोजेनिक जो रीजन्स हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो किया जा रहा है उनके थ्रू ये सब, तो इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस पर लॉ बनाए हैं। तो देखिए समझते हैं, प्राइमरी सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन। तो क्या है, यही फॉसिल फ्यूल मतलब वही आप जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, कोयला, लकड़ी, ये सब, और ये जंगलों को काटना। सेकेंडरी क्या है, इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी कारण क्या हो जाएगा, जो कि हम ये कल कारखानों में से जो भी धुआं निकल रहा है। CH4 आप जानती हैं, ये कहाँ से निकलेगी, मीथेन है। वेटलैंड्स, दलदली भूमि से। एग्रीकल्चर, पैडी फील्ड्स, जो कि आप धान की खेती करते हैं तो वहाँ से कौन सी CO2 या मार्स, CH4 है, मार्स गैस, वहाँ से उत्सर्जन होता है उसका। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से, जो आपका शहर का जो सीवेज का जो पानी होता है जो वहाँ ट्रीट होता है प्लांट में, वहाँ से ये वहाँ भी निकलती है CH4। कोल फील्ड्स, जो जहाँ से आप कोयला निकालते हैं, कोयला का उत्खनन करते हैं, वहाँ ये क्या, CH4। तो ग्रीन हाउस गैसेस आपने पढ़ी अभी कौन कौन सी, H2O वेपर मतलब कि जल वाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 मीथेन। नाइट्रस ऑक्साइड, ये कहाँ से आपको मिलेगी, ये कहाँ से हमारे मतलब एनवायरनमेंट में आएगी, ये आएगी पेट्रोल इंजन जो आप चला रहे हैं, मोटरसाइकिल या कोई भी कार, और जेट इंजन्स, हवाई जहाज के उनसे इंजन से जो उसमें पेट्रोल जल रहा है उसके कारण ये नाइट्रस ऑक्साइड आएगी। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग मतलब वही बिजली का चमकना, तड़कना जिसे कहते हैं बारिश के मौसम में। फर्टिलाइजर्स, और मतलब वही इंडस्ट्रीज। वाइल्ड फायर्स मतलब जंगलों में जो आग लग जाती है। अच्छा, कोयला जो आपका होता है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस होता है, ठीक है। सॉरी। अब SOx देखिए आप, मतलब कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये कहाँ से निकलते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो एक्स का मतलब है कोई भी यहाँ 2 लगा दो 3 लगा दो, जो जनरल टर्म में कह दिया है हमने कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ये कहाँ से निकलेंगे? डीजल इंजन, वॉल्केनिक इरप्शन, जब आपका ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी फूटता है तब वहाँ से, फर्टिलाइजर्स और वही उद्योगों से निकलेगा। SF6 क्या है? मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका। पोटेंशियल का मतलब ये ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। मान लीजिए कि मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा अगर वायुमंडल में, तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, पोटेंशियल इसका ज़्यादा है। और अगली आपकी गैस आ जाएगी ओजोन। फॉर्मूला होता है इसका O3। ये आपको पता है ओजोन का मेन जो एनवायरनमेंट में आने के कारण है, आप जानते हैं आपकी, आप रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? इनके थ्रू आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इन्हें। ठीक है सर। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन से सेविंग फोम, जो दाढ़ी बनवाने जाते हैं आप, जब आपको फोम लगाता है जो चेहरे पे, उसी में भी होता है। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो उनका मेन जो इफेक्ट डालते हैं वो आपके डालते हैं उस पर ओजोन डिप्लीशन पे, ओजोन छत, मतलब ओजोन का छत, ओजोन लेयर की जो क्षति होती है उसमें। लेकिन इनमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी होता है। अदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑल्सो, ये ऑल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आपने पढ़ लिया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 0 होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैव हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट आ जाएगा PFC, परफ्लोरोकार्बन्स। और नेक्स्ट 8 आ जाएगा वो सूट। तो ये क्या होता है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो अध जले या वो जो कण निकलते हैं, आपने देखा होगा कभी, आप अभी गाड़ी की या ट्रैक्टर हो या फिर आपका बाइक हो, उसकी आपके साइलेंसर को चेक कीजिएगा, उसमें कुछ रुएं से लगे रहते हैं, वो क्या है? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, जब इन्वायरमेंट में चले जाते हैं बहुत ही महीन होते हैं, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सूट कहते हैं ना। नोट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कभी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिया रहेगा, पढ़िए इसके बारे में। डज नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली इन ग्लोबल वार्मिंग, सो नॉट कंसिडर एज ए ग्रीन हाउस गैस। तो हम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मतलब गैस कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी मतलब समिति, मतलब देशों ने कौन कौन सी समितियाँ बनाई हैं, क्या क्या इस पर प्रिवेंटिव मेजर लिए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। जब तक आप इसे पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।